दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब कभी कोई बड़ी शख्सियत किसी का नाम लिए बिना कोई संदेश दे तो फिर उसके बहुत दूरगामी अर्थ होते हैं। जब भी कोई बड़ी शख्सियत कोई बड़ा नेता अगर किसी भी प्रकार का संबोधन दे और उसके अंदर इशारों में बातें करें तो फिर उसके दूरगामी संदेश जाते हैं। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं मोहन भागवत का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन अगर कोई है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन कोई अगर है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में अपना संबोधन दे रहे थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही प्रशिक्षुओं को। और उसके अंदर वो कह रहे थे, मोहन भागवत जी की 3 बातें थी। पहली बात उनकी मोहन भागवत जी की ये थी, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी है, चुनाव में मुकाबला जरूरी है। और कहा कि हर चुनाव के दौरान हम दूसरे को पीछे भी धकेलते हैं, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे यानी कि जब ये मुकाबला हो तो ये मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन भागवत। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए। परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस सहचित्तमेशाम। इस सहचित्त पर विनोबा भावे जी की टिप्पणी है। वो कहते हैं कि ऋग्वेदकारों को मानवीय मन का कितना ज्ञान था ये समझ में आता है। सब जगह उन्होंने कहा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना। लेकिन चित्त के बारे में सम नहीं कहा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चित्त मानस अलग अलग होता ही है और इसलिए 100% मतों का मिलान होना संभव नहीं है। लेकिन जब समाज में लोग अपना चित्त अलग अलग होने के बाद भी हमको साथ ही चलना है ऐसा निश्चय करते हैं तो सहचित्त बन जाता है। वास्तव में संसद क्यों है और उसमें 2 पक्ष क्यों है? इसलिए है कि दोनों पहलू उजागर हो। किसी भी सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है। लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है। लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया।
ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए की। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आर्थिक हमारी स्थिति, आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि चुनाव में प्रतिस्पर्धा होती है, मुकाबला होता है, एक दूसरे को पीछे किया जाता है, लेकिन जब भी ये मुकाबला हो तो फिर ये मूल्यों पर आधारित हो। दूसरा इस मोहन भागवत जी ने कहा, मोहन भागवत दूसरे अपने संदेश में कह रहे हैं, संदेश तो उनके बहुत सारे थे लेकिन जो प्रमुख हैं, दूसरा संदेश उन्होंने कहा, उसका जो सार है, उसका जो अर्थ है, मुख्य ये है कि हम सेवा तो करें लेकिन घमंड में ना आए। वो कह रहे हैं कि हम सेवा करें, वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेवा करते हुए इसको अपना ठिकाना निशाना बना लेता है, अपना लक्ष्य बना लेता है, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होता, गर्व तो करता है, खुद पर गर्व तो होना चाहिए, स्वाभिमान तो करे, लेकिन अभिमान नहीं करता, अभिमान के घेरे में नहीं जाता। और तीसरा मोहन भागवत ने उठा लिया मणिपुर को, देश की सबसे ज्वलंत समस्या मणिपुर। हालांकि अभी मणिपुर में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव मणिपुर में भी हुआ, 2 सीटें हैं, कौन जीता कौन हारा मैं वहां नहीं जा रहा हूं, हालांकि वो दोनों सीटें कांग्रेस जीती। लेकिन मणिपुर का मुद्दा पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा देश न केवल अपितु विश्व मंच पर इसको उठाया जाता है कि मणिपुर में आखिर जो आग लगी है, ये आग जो झुलस रही है, कब बुझेगी। पहले आप सुनिए इसके अंदर क्या कहा था उन्होंने, मोहन भागवत ने। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल से मणिपुर शांत था और अब 1 साल से जो हो रहा है मणिपुर के अंदर, वो कह रहे हैं कि मणिपुर को वापस लौटना चाहिए। आपको ध्यान दिलाऊं कि पिछला लोकसभा सत्र जो था, पिछली जो लोकसभा थी, यानी कि मोदी पार्ट 2 की सरकार का जो अंतिम साल था, आपको वो लोकसभा का सेशन याद होगा जिसके अंदर मणिपुर ही केवल चर्चा में रहा। पूरा विपक्ष मांग करता रहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब दें, पूरे विपक्ष ने हंगामा किया, और अब उसी को उठा दिया है मोहन भागवत ने। मोहन भागवत कह रहे हैं कि 10 साल से मणिपुर शांत था, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, और अब यहाँ पर शांति आनी जरूरी है, जो हथियार चल रहे हैं ये बंद होने जरूरी हैं। ये भी सुनिए मणिपुर पर जो बोल रहे थे मोहन भागवत। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया,
उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आखिर मोहन भागवत संदेश क्या देना चाह रहे थे? मोहन भागवत कहना क्या चाह रहे थे? मैंने आपको बताया कि विश्व के अंदर, भारत में तो है ही है, विश्व के अंदर मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद पर चलता है, जो सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को आधारित रख करके जिसका विस्तार होता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की मदर ब्रांच कहा जाता है, मातृशाखा। लेकिन पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में खटास को लेकर भी बातें आती रही हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, खुद कह देता है कि वो एक सामाजिक और एक राष्ट्रवादी संगठन है, राजनीति से उसका कोई खास वास्ता नहीं है। हालांकि भले ही विपक्ष के राजनीतिक दल और तमाम जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इस बात को ना माने, लेकिन जो वर्तमान की बात है, जिसके अंदर मोहन भागवत संदेश दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत का संदेश क्या बताना चाह रहे हैं? वो देश को क्या बताना चाह रहे हैं? मणिपुर को जोड़ करके, खासकर जब वो कहते हैं, हालांकि मणिपुर को लेकर सरकार कह रही है कि उच्च न्यायालय में, मणिपुर हाई कोर्ट के अंदर जो वहाँ के आरक्षण के मसले को लेकर बात थी, जहाँ से चिंगारी भड़की, वहाँ के उच्च न्यायालय ने अपना वो फैसला वापस ले लिया और धीरे धीरे शांति की तरफ मणिपुर बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बाद भी वहाँ पर हिंसा हो चुकी है और मणिपुर की कई घटनाएं तो ऐसी थी कि जिससे इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए, इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। महिलाओं के साथ अपराध, महिलाओं के साथ अत्याचार और ऐसी घिनौनी वारदात इसके अंदर हुई है मणिपुर के अंदर, जिसको लेकर के और जिसको सुन सोच करके रूह कांप जाती हैं। और अब उसी मणिपुर का जिक्र कर दिया मोहन भागवत ने। सबसे बड़ी बात यही है जो मैंने आपसे कहा कि आखिर मोहन भागवत का संदेश, वो क्या बताना चाहते हैं देश को, आखिर क्या उनका संदेश है और उसके पीछे मंतव्य क्या है? क्या वो भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सरकार को राजधर्म अपनाने का या राजधर्म मानने का संदेश दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई मणिपुर के हालात इतने खराब हो चुके हैं और वो काबू नहीं आ रहे, जिसको लेकर के कि अब सामाजिक संगठन माना जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को? उन्होंने भी बोला। आपको क्या लगता है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्तों में कुछ खटास है, जिसके चलते इस प्रकार के बयान मोहन भागवत जी को देने पड़े? और आपको क्या लगता है कि आगे चल करके क्या सब ठीक होगा, या ये खटास अगर है कहीं है तो क्या और भी बढ़ सकती है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।